हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज 50वें नंबर की हमारी ये टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 49 यानी कि 49 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। हिंदी का 49 टेस्ट सॉल्व किया है। और अगर अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो ये जो है चैनल पे अपलोड है, इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो इनको ज़रूर सॉल्व करिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे हमने न्यू पैटर्न पर भी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, यानी कि जो आयोग के द्वारा बोला गया कि 3 घंटे का पेपर होगा और हिंदी और जीएस का पेपर साथ ही में होगा, तो वो टेस्ट सीरीज भी हमने न्यू पैटर्न का भी स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पे हिंदी जो है आपके आर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है, तो यहाँ पे हम जो है हिंदी का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये 50वें नंबर का हमारा टेस्ट है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसमें हिंदी के 60 प्रश्न हैं। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पे ये 60 प्रश्न लिए गए हैं। तो इसको आप सॉल्व करिए और बताइएगा लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप टारगेट करिए 55 प्लस का। आप ये अगर रो हिंदी में 55 प्लस करते हैं, साथ ही आप जीएस में 75 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, तो आप एक सेफ स्कोर करेंगे और आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा। तो अभी से ये टारगेट फुलफिल करने की कोशिश करिए, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और साथ ही हिंदी के लिए तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज का रोल होता है, तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व करिए। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। द्वारिका, संग्रहित, संग्रहित या फिर संश्लिष्ट। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ऑप्शन बी में जो संग्रहित लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारका इस तरीके से लिखा जाएगा। और संश्लिष्ट यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो सही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है यह हो जाएगा संग्रहित। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। तो कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पपीता एवं कलम जो यहाँ पे संज्ञा है, जो वाक्य लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी ये तीनों शब्द जो हैं वाक्य जो हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। उस पर भारी संकट आ पड़ा। वह आटा गूंथ रही है। यह काम अच्छा बन पड़ा। प्याज कड़वा होता है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वह आटा गूंथ रही है, यह यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि आटा जो है गूंथ नहीं होता है, गूंद होता है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा गूंद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इत्र के भीतर सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा। राधा रेल से लखनऊ जाएगी। अधजल मटकी छलकत जाए। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया हुआ है। बाकी इत्र के भीतर सुगंध होती है, तो इत्र तो अपने आप में ही सुगंधित चीज़ ही है, तो इत्र के भीतर सुगंध होने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, गलत लिखा हुआ है, भीतर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इत्र में सुगंध है, इत्र में सुगंध है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप होगा। मोहन सारी रात भर जागता रहा, तो मोहन सारी रात भर जागता रहा, ये यहाँ पे सारी जो लगाया हुआ है या तो रात भर लगेगा या फिर सारी लगेगा। तो यहाँ पे या तो ऐसे लिखा जाता मोहन सारी रात जागता रहा, या मोहन रात भर जागता रहा। तो मोहन रात भर जागता रहा, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। और साथ ही
साथ ही यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है अधजल मटकी छलकत जाए, तो यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए वाला जो एक मुहावरा है ये यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? स्मरण, श्रृंगार, प्रमाणिक, स्वातंत्र। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, सॉरी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वातंत्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। बाकी श्रृंगार जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, श्रृंगार। और स्मरण जो यहाँ पे है तो स्मरण इस तरीके से लिखा जाएगा। और प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक, यानी कि पापे भी बड़ा की मात्रा रहेगा तो प्रामाणिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पराये की भावना, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब आत्मनिर्भर आ गया है तो यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आत्म यानी कि स्वयं और निर्भर, स्वयं पर निर्भर जो होगा उसे आत्मनिर्भर कहेंगे। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर में ही स्वयं समाहित है, तो अलग से स्वयं लिखने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो यही वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य जो दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है? कौन सी वर्तनी यहाँ पे ऐसी है जो कि शुद्ध रूप में लिखी हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो मूर्धन्य लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? श्रीयुत, कृशांगिनी, मंत्रिमंडल, द्रष्टव्य। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो द्रष्टव्य लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कृशांगिनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा कृशांगी, कृशांगी होगा इसका शुद्ध रूप। और मंत्रिमंडल नहीं होता है, छोटी की मात्रा रहेगा, मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल। और श्रीयुत, तो श्रीयुत भी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है, हलंत लगेगा श्रीयुत में, ताकि नीचे हलंत यहाँ पे लगेगा। तो इस रूप में यहाँ पे शुद्ध जो शब्द हैं इस तरीके से लिखे जाएंगे। बाकी जो पहले से ही शुद्ध है वह है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये वाक्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा तो यह होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। इस बात यहाँ पे इस जो लगा हुआ है ये गलत सेंस दे रहा है, तो इसके स्थान पर यह होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? अध्यात्म, शूर्पणखा, दरिद्रता, आविष्कार। कौन सा वाक्य यहाँ पे, सॉरी शब्द यहाँ पे ऐसा है जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो दारिद्रता जो यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्ध है। दारिद्रता नहीं, दा पे बड़ा की मात्रा नहीं रहेगा, दरिद्रता होता है, दरिद्रता इस तरीके से लिखा जाएगा, दरिद्रता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही ही नहीं है, और प्रश्न में पूछा गया अशुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है? शब्द दिया हुआ है, एक तरफ विलोम दिया हुआ है, तो उद्गम, विलय, अनुलोम, प्रतिलोम, घोष, सघोष, झंकृत, स्तब्ध। तो कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो घोष का सघोष दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। घोष का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अघोष या निर्घोष, अघोष हो जाएगा, या फिर इसका विलोम निर्घोष भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। घटक का विलोम है, तो घटक का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो घटक का विलोम हो जाएगा समुदाय, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? अधिकृत का यहाँ पे सही विलोम कौन सा हो जाएगा? तो अधिकृत का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनअधिकृत। यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रथित का विलोम है कुंठित, अग्रथित, ग्रसित या फिर विकीर्ण। तो यहाँ पे ग्रथित का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विकीर्ण हो जाएगा ग्रथित का सही विलोम शब्द, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन से सही सुमेलित
हया हैं शब्द हैं, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। उपमेय, उपमान, आवर्तक, अनावर्तक, नूतन, नूतन, सनातन, प्रसारण, विस्तृण। तो यहाँ पे कौन सा जो है, कौन कौन से सही सुमेलित हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उपमेय का उपमान बिल्कुल सही सुमेलित है, आवर्तक का अनावर्तक भी बिल्कुल सही यहाँ पे सुमेलित है। यहाँ पे प्रसारण का होगा संकुचन और नूतन का होगा पुरातन, ना कि सनातन। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हैं, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चांचल्य का विलोम होगा, तो चांचल्य का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्थैर्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदात्त शब्द का सही विलोम है, उदात्त का सही विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुदात्त हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा मंद, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खेचर का विलोम है, तो खेचर का विलोम जो है यह क्या हो जाएगा, तो खेचर का विलोम हो जाएगा भूचर। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है, तो प्रसन्न का विलोम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो प्रसन्न का विलोम हो जाएगा अप्रसन्न भी होगा, खिन्न भी होगा और दुखी भी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं यह प्रसन्न के विलोम है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विकास का विलोम है, विकास का विलोम है निकास, समास, उच्छ्वास या फिर हरास। तो विकास का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा हरास। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, गेह, निकेतन, चतुर्भुज, सदानंद, विभाकर, राकापति, वशन, दुकूल। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। चतुर्भुज को जो यहाँ पे सदानंद दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है, जबकि सदानंद जो है यह ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। सदानंद हो गया, लोकेश हो गया, ये सब ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो चतुर्भुज जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है, सदानंद जो है ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो दोनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी गेह का निकेतन बिल्कुल सही है, विभाकर का राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची बिल्कुल सही है, वशन का दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए सिलीमुख। सिलीमुख जो है यह बाण का पर्यायवाची है। बाकी सिलीमुख जो है और षटपद और भृंग ये सब भंवरा के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पे कितना बारीक अंतर है इसको याद रखिएगा। सिलीमुख तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, भंवरे का पर्यायवाची हो जाएगा। सॉरी, सिलीमुख जो हो जाएगा ये हो जाएगा बाण का पर्यायवाची, जबकि सिलीमुख जो हो जाएगा यह भंवरे का पर्यायवाची हो जाएगा। षटपद और भृंग ये तीनों भंवरे के पर्यायवाची हैं। सिलीमुख जो है यह बाण का पर्यायवाची है, भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ललना किसका पर्यायवाची है, पुत्र का, स्त्री का, चाँद का या फिर होंठ का। तो यहाँ पे ललना जो है यह पर्यायवाची हो जाएगा किसका, तो ये पर्यायवाची है स्त्री का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है तो प्रयुक्त नहीं होता है। तो शब्द जो पौलस्त्य है यह स्वर्ण के पर्यायवाची के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पौलस्त्य जो है यह रावण का, कुबेर का, चंद्रमा का, विभीषण का भी पर्यायवाची है। तो कुबेर, रावण और चंद्रमा साथ ही विभीषण का भी पर्यायवाची है पौलस्त्य। किसका पर्यायवाची नहीं है, तो स्वर्ण का नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, जलतोरी, झस, अंडव, जलोदरी। तो यहाँ पे कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो जलोदरी जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है मछली का, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मछली के जो पर्यायवाची जलतोरी भी होता है, झस भी है, मीन भी है, अंडव, सफरी, मत्स्य इत्यादि जो है यह मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है, समुद्र, पारावत, बलराम, संकर्षण, अग्नि, अनिल, विष्णु, मधुरिप। तो कौन सा यहाँ पे जो है पर्यायवाची के दृष्टिकोण से सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। विष्णु का जो यहाँ पे मधुरिप दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अग्नि जो है इसका जो पर्यायवाची होता है अनल होता है, अनिल जो है यह वायु का पर्यायवाची हो जाएगा। बलराम जो है बलराम का
पर्यायवाची जो होगा संकर्षण होता है, संकर्षण, ना कि संकर्षण। ये संकर्षण जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। समुद्र का जो पर्यायवाची होता है यह होता है पारावर। देखिए मात्रा संबंधी मतलब छोटे छोटे परिवर्तन है जिसकी वजह से शब्दों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पारावत दिया हुआ है और यहाँ पारावर। पारावर जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि पारावत जो है यह कबूतर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है यह है ऑप्शन डी। विष्णु का जो पर्यायवाची होता है मधुरिप होता है विष्णु जी का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें एक ही शब्द के पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डोगी, तरणी, जलपात्र, ये नौका यानी कि नाव का पर्यायवाची है। तनुजा, दुहिता, सुता, ये पुत्री का पर्यायवाची है। पयोद, वारिद, नीरद, ये बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे तीनों जो ऊपर के ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सही सुमेलित हैं, सभी शुद्ध वर्ग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक ऐसा है जो कि पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। तो रतीश, मंजात, कपोत और रक्तलोचन, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रतीश जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। मंजात जो है ये भी कामदेव का पर्यायवाची है, बल्कि कपोत और रक्तलोचन ये सब किसके पर्यायवाची हैं। तो ये कबूतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ दो शब्दों का पर्यायवाची दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पलवंग, सखामृग, कीस और बाहुक, ये तीनों बंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री, ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है। प्रभंजन, नभप्राण, प्रकंपन, वात, ये सब किसके पर्यायवाची है। तो ये वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे शुद्ध रूप में जो सही सुमेलित नहीं है यह ऑप्शन डी हो जाएगा। रतीश और मंजात कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि कपोत और रक्तलोचन जो है या कबूतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। मधुमास, हृदयंकर, कुसुमाकर, ऋतुपति, कौन यहाँ पे बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हृदयंकर जो है या बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुपति ये तीनों बसंत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है। वित्त, विभूति, द्रव्य, गाछ, कौन सा इसमें से भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा गाछ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी वित्त, विभूति, द्रव्य, दौलत, संपत्ति, धन, संपदा, ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं। गौछ जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द है। हृदय श्लोक, हृदयांत, हृदय विदारक या फिर हृदय विनाशक। तो इसके लिए जो एक वाक्य एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा हृदय विदारक। ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो अनिवार्य शब्द हेतु जो उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा यह हो जाएगा जिसका निवारण ना हो सके। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो अनिवार्य कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा गुरुडम। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्राप्त ना हो सके, वाक्यखंड हेतु तो उचित शब्द है। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा। तो ये जो शब्द है यह हो जाएगा अप्राप्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अप्राप्त तो जो प्राप्त ना हुआ हो, और प्राप्त जो प्राप्त हो चुका हो। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अपरमेय जो है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अपरमेय कहेंगे। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो पिंडज शब्द हेतु जो यहाँ पे उचित वाक्यांश हो जाएगा यह हो जाएगा जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहेंगे। जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहेंगे। प्रार्थना करने वाला प्रार्थी होता है। जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हों के लिए एक शब्द। तो इसके लिए जो एक शब्द होता है यह होता है जीजी विसु। जीजी विसु ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों
में कौन सा एक बेमेल है? जो अवैध संतान हो जारज, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित। ये यहाँ पे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन डी ही यहाँ पे गलत है, क्योंकि जिसका जन्म शूद्र वर्ग में हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंत्यज कहते हैं, अंत्यज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी शुद्ध सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उद्भिज। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्विज, तो जो 2 बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, दांत और पक्षी, ये सबको क्या कहा जाता है? तो द्विज कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए में जो द्विज दिया हुआ है, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। स्वयंभू, तो स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। और भूमिज, तो भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्भिज कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? बहेड़ा का तत्सम क्या होगा? तो विभीतिक हो जाएगा बहेड़ा का तत्सम। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो मक्खी जो है यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मच्छिका, मच्छिका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है? जजमान, उद्गत, कैथा, औधा। कौन यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जो कि क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी उद्गत। उद्गत जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा उगना, उगना हो जाएगा इसका तत्सम। बाकी औधा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अवमूर्ध। कैथा जो है यह भी तत्सम है, कैथा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कपित्थ। और जजमान जो है ये भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा यजमान। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? धुआं, धुन, भेड़िया, भौरा, केला, नारियल, हिरण, घोटक। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ दोनों शब्दों में जो है तद्भव ही होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे ये तद्भव है, जबकि घोटक जो है यह तत्सम दे दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिचड़ी का तत्सम है? तो खिचड़ी का जो तत्सम होता है यह होता है कृशर। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है? उलूक, ईंट, चबूतरा, पुजारी। कौन सा इसमें से तत्सम है? तो यहाँ पे उलूक जो है यह तत्सम हो जाएगा, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा उल्लू। ईंट जो है यह यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा इंटिका। और चबूतरा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा चतवाल। पुजारी जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा पूजाकारी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है? दृष्टि से कौन सा यहाँ पे गलत युग्म है? अहेर, आखेट, खुजली, खरजू, बालम, स्वामी, सौरी, प्रसूति, गृह। तो कौन सा यहाँ पे जो सही जो युग्म है वह सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे बालम, स्वामी दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बालम का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा बल्लभ, बल्लभ होगा, ना कि स्वामी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्लास शब्द किसका तत्सम है? तो उल्लास जो है यह किसका तत्सम है? तो यह है हुलास का तत्सम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है? बीन, घटिका, यदा, छार। तो यहाँ पे बीन जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा बीड़ा। घटिका जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा घड़ी। और यदा जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा जब। और छार जो है यह
जो है यह जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा खार, खार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आखर शब्द का सही तत्सम होगा। तो आखर का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा अक्षर, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक विशेष से पद नहीं है। कौन सा इसमें से विशेष पद नहीं है? तो दानो जो है यह विशेष नहीं है, दनु जो है विशेष से होता है, इससे इसका जो विशेषण बनता है ये दाना हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे तिगुना जो है यह आवृत्तिवाचक विशेषण का जो है उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? तो यहाँ पे विशेष विशेषण की दृष्टि से तलब का जो तालिब लिखा हुआ है ये यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि तलब विशेष है और विशेषण इसका तलबगार होता है, यानी कि तलब का विशेषण तलबगार होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी ढलना का ढलवा बिल्कुल सही है, दक्षता का दक्ष भी सही है और पशु का पाश्विक भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? कौन सा एक, ऑप्शन में एक शब्द दिया हुआ है जो कि विशेषण नहीं है। तो उपलब्धि जो है यह विशेष से है, यह विशेषण नहीं है। उपलब्ध जो है यह विशेषण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में सही युग्म है। एक तरफ विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष दिया हुआ है। भौतिक, भूत, भव्य, भवन, भ्रष्ट, भ्रंश सभी सही सुमेलित हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा इसमें से एक विशेष से है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आकाश का जो है यहाँ पे विशेष, आकाश जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आकाशीय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे कौन सा एक है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 किलो आलू, 2 किलो आलू जो है यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नया कपड़ा गुणवाचक विशेषण है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और 1 दर्जन केला तो संख्यावाचक विशेषण, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति और 1 दर्जन केला ये दोनों शब्द जो हैं ये संख्यावाचक विशेषण होंगे। बाकी नया कपड़ा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 2 किलो आलू जो है यह क्या होगा? तो यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पे वाक्य देखते हैं पहले किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो संध्या परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे 2 विशेषण का प्रयोग हुआ है। एक तो यहाँ पे सफ़ेद घोड़ा, तो ये विशेष से विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये विशेष की विशेषता बता रहा है। बाकी दौड़ना जो है यह क्रिया है और क्रिया के पहले क्या लगा हुआ है? तो तेज, तेज जो है यह एक विशेषण है। तो यहाँ पे इस वाले विशेषण को क्या कहेंगे? ये पहला विशेषण हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरे वाले विशेषण को यहाँ पे क्या कहेंगे? तो क्रिया विशेषण कहेंगे, क्योंकि दौड़ना जो है ये क्रिया है। तेज दौड़ना यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, कोई इंसान कैसे दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे तेज जो है यह विशेषण हो जाएगा। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? तो ये क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलंकार का विशेषण पद है। अलंकार का विशेषण क्या है? तो अलंकार का जो विशेषण पद हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा अलंकृत। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा एक शब्द है जो कि एक युग्म है जो कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? अज्ञानी, आयुष्मान, जादूगर, जुदा, कौमी, केवल, चैत, चित्र। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे चैत का चित्र दिया हुआ है, यह सही नहीं है, क्योंकि चैत्र का जो विशेषण होता है यह चैती होता है या फिर चितेरा होता है। तो चैती या फिर यहाँ पे चितेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं।
और यहाँ पे अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।